गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको क्रोमोसोम्स की संरचना के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था कि क्रोमोसोम्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के यानी कि डीएनए से मिलकर बने होते हैं। आनुवंशिक इकाई होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। तो आज हम इसी क्रम में जो क्रोमोसोम का रासायनिक संगठन है, जिसे हम एक साधारण भाषा में न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक में उपस्थित द्रव्य के नाम से बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं से अलग किया था और रिचर्ड आल्टमैन ने इनका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया था। इसके अतिरिक्त मैं बच्चों आपको एक बात पहले भी मैंने बताई थी कि जब तक डीएनए की खोज नहीं हुई थी उससे पूर्व तक ये ज्ञात था कि आनुवंशिक इकाइयाँ जो हैं वो प्रोटीन के अणु हैं, न कि डीएनए। बाद में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से ये निश्चित हुआ कि आनुवंशिक इकाइयाँ डीएनए हैं, न कि प्रोटीन हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था जिसमें न्यूमोनोकॉकस बैक्टीरिया पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे एनिमल्स के, चूहों के अंदर, और उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वो ये निकला था कि आनुवंशिक इकाइयाँ डीएनए होती हैं, ना कि प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे इस वाले चैप्टर्स के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए लंबा, अशाखित, कुंडित रूप में उपस्थित होता है और सेल्स में डीएनए की मात्रा गुणसूत्रों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है, और डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़कर न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। अब बात आती है आरएनए की। देखिए बच्चों, आरएनए मुख्यतः प्रोटीन से रिलेटेड होता है। डीएनए से सामान्य परिस्थितियाँ जो हैं, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। कुछ प्लांट वायरसेस इस प्रकार के हैं जहाँ पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, और भी जैसे आप एड्स का वायरस देखते हैं, उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन ये कुछ अतिरिक्त केस हैं। सामान्यतः डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जाता है। डीएनए की अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो सीधी भाषा में सिर्फ आपको एक जवाब देना है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। डीएनए देखा जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब मैंने जो बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसको हम एक जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम ऑन क्लीव करते हैं और तोड़ते हैं और सिंप्लीफाइड रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड आपके न्यूक्लियोसाइड का बना होता है और न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फास्फोरिक एसिड जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देखिए शुगर, इसमें 5 कार्बन युक्त पेंटोज शुगर पाई जाती है जो डीऑक्सीराइबोज के रूप में होती है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब होता है बच्चों, राइबोज एक 5 कार्बन की शर्करा है और कार्बन नंबर 2 पर यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो राइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। फास्फोरिक एसिड ये इसका बैकबोन है, इसके स्केलेटन का निर्माण करते हैं। और नाइट्रोजन बेस यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 2 विलय वाले नाइट्रोजन क्षार और 1 वलय वाले नाइट्रोजन क्षार। 2 वलय वाले, 2 रिंग वाले जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो हैं आपके एडेनिन और गुआनिन, और सिंगल रिंग कंपाउंड जो है वो आपके 2 हैं, थाइमिन और साइटोसिन। वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का दोहरा मॉडल प्रपोज किया गया था। देखिए डीएनए को मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझाया है
डीएनएज एंजाइम से हमने तोड़ा तो सबसे पहले हमको प्राप्त हुए न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स को फिर हमने एक एंजाइम से क्रिया कराई, दैट इज द न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने न्यूक्लियोटाइड्स पे क्रिया करी तो आपको प्राप्त हुआ फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड्स। जैसा कि मैं अभी पहले भी बताती हुई आई हूँ, न्यूक्लियोसाइड्स को पुनः मैंने एक एंजाइम से क्रिया कराई, दैट एंजाइम इज न्यूक्लियोसाइडेज, और न्यूक्लियोसाइडेज जैसे ही एंजाइम से क्रिया कराई तो ये अपने बिल्कुल जो सूक्ष्म रूप है यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजन बेस के रूप में आ गया। और नाइट्रोजन बेस जैसा कि मैं अभी आपको बताती आ रही हूँ, दो प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स एडेनिन और गुआनिन के रूप में होते हैं, और पायरिमिडिन्स आपको साइटोसिन और थाइमिन के रूप में मिलते हैं। देखिए बच्चों, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से CN बंध बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। यानी कि नाइट्रोजन बेस का तो आपके नाइट्रोजन बेस हो और पेंटोज शर्करा का प्रथम कार्बन हो, यानी जो आप शर्करा लेके आ रहे हैं डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस, तो पेंटोज शुगर का आप कार्बन नंबर 1 लीजिए, और नाइट्रोजन बेस है तो इसमें नाइट्रोजन तो होनी ही है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बंध बनेगा वो बनेगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब 4 आपके पास नाइट्रोजन बेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो अब देखिए, मैंने हर एक के साथ डीऑक्सी इसलिए लगाया है क्योंकि हम शर्करा जो काम में ले रहे हैं वो डीऑक्सीराइबोज है। तो जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन बनाया तो इसमें हमने क्या क्या जोड़ा, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज। लाइक दैट डीऑक्सी गुआनिन बनाया तो गुआनिन के साथ डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीथाइमिडिन बनाया तो थाइमिन के साथ डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीसाइटिडिन बनाया तो साइटोसिन के साथ डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड में जो आप न्यूक्लियोसाइड बना के आए हैं उनके साथ सिर्फ आपको फास्फोरिक एसिड जोड़ना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये आपके एटीपी का मूल अवयव है। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, इसमें आपने जोड़ा एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज जो कि आप ऊपर जोड़ के आए हैं, और इसके साथ आपने फास्फोरिक एसिड और जोड़ दिया तो आपने निर्माण किया है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड का। तो एक आपने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण यहाँ पर आपको कर चुके हैं। जब आप ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर चुके हैं तो अब आपको इनको अरेंज करना है एक मॉडल, या मैं यूँ कहूँ कि एक स्केलेटल मैं आपको दूँ, एक फ्रेम में से दूँ जिस फ्रेम के अंदर आपको इन न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना है। तो वो फ्रेम कैसा होना चाहिए ये आप पढ़िए। तो देखिए, अब इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आपके किसी फ्रेम में आपको अरेंज करके, देखो बच्चों यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, बहुत अच्छा सा देख रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, शर्करा है, और साथ में देखिए आप बेस 1 जो लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोग सब अच्छे से देख पा रहे हैं, बेस 1। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है जो कि पेंटागोनल पंचकोणीय फॉर्म में है, और यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं H2PO4 के द्वारा ये एक बंध बना रही है, एक स्केलेटल सिस्टम बन रहा है। तो देखिए, फॉस्फेट ग्रुप है, राइबोज शुगर है और बेस 1, यानी कि ये 3 चीज़ मिलकर इस समय न्यूक्लियोटाइड का फ्रेमवर्क यानी कि उसका स्केलेटन का निर्माण कर चुकी हैं। अब हम सेम दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी यही स्थिति बनेगी, और अब इस दोनों स्ट्रैंड्स को साथ में लाके हमें जोड़ना है। इस कार्य में चारगाफ का नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चारगाफ ने इनका
रासायनिक विश्लेषण किया था। और चारगाफ के जब रासायनिक विश्लेषण आए तो उन्होंने बताया कि एडेनिन अणुओं की संख्या सदा थाइमिन अणुओं की संख्या के बराबर होगी, यानी एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और साइटोसिन इक्वल टू गुआनिन, यानी जितने एडेनिन हैं उतने ही थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन होंगे। और हर स्पीसीज में A+D और G+C का अनुपात अलग अलग होता है और उसी के आधार से हम स्पीसीज को अलग अलग करते हैं। लेकिन एक ही स्पीसीज के जितने भी सदस्य होंगे उसमें उनका मान हमेशा नियत बना रहेगा। तो बच्चों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है पूर्णतः कि डीएनए में A+T अपॉन G+C का अनुपात हमेशा नियत बना रहता है। जो वाटसन और किक का मॉडल दिया गया था उसकी सत्यता का प्रमाण विल्कन्स के द्वारा हुआ था। विल्कन्स ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की संरचना का अध्ययन किया और जो वाटसन मॉडल ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था, जो कि आप बच्चों 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उस मॉडल की सत्यता विल्कन्स के द्वारा साबित हुई थी। उन्होंने कहा कि डीएनए की संरचना कुंडलित प्रकार की होती है और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए का अणु 2 सूत्रों का बना होता है और दोनों सूत्र एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दाहिना वृत्त से कुंडलित होते हैं। अर्थात आप अपने राइट हैंड को लीजिए और राइट हैंड की साइड से घुमाइए, मतलब आप राइट हैंड हैं, राइट हैंड से आप लेफ्ट हैंड से यूँ घूमते हुए आएंगे, यानी कि डीएनए का जो कुंडलन है वो राइट हैंडेड होता है। और अब देखिए, डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है वो और फॉस्फेट आपस में 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। शर्करा और फॉस्फेट ये डीएनए के स्ट्रैंड का किनारा बनाते हैं और नाइट्रोजन क्षार हमेशा अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और गुआनिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी बात जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि डीएनए के जो दोनों सूत्र होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात इनमें पोलैरिटी या ध्रुवता होती है, क्योंकि डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 से 3 दिशा में होता है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5 दिशा में होता है। अर्थात यदि एक स्ट्रैंड अगर आपको डीएनए का 5 से 3 डायरेक्शन में चढ़ता हुआ नजर आएगा तो दूसरा स्ट्रैंड आपको 3 से 5 की दिशा में उतरता हुआ नजर आएगा। ये बात आप बच्चों ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब आप डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड यदि 5 से 3 डायरेक्शन में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड आपको 3 से 5 की दिशा में उतरता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि बच्चों आप लोग केमिस्ट्री में पढ़कर आए हुए हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, लेकिन यदि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी या स्थायित्व आ जाता है। आप डीएनए का देख रहे हैं, डीएनए के एक कुंडलन में जो चौड़ा कुंडलन होता है उसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, या अर्थात 20 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब उपस्थित होते हैं तो वो डीएनए को स्थायित्व प्रदान करते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं की जो दूरी होती है वो लगभग 11 एंगस्ट्रॉम की होती है और नाइट्रोजन शर्करा के C1 को जोड़ने वाला बंध 51 डिग्री का कोण बनाता है। डीएनए मेन एक्सिस के चारों ओर इस प्रकार से कुंडलन करते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल होता है जिसमें एक बड़ी कॉइल और उसके बाद एक छोटी कॉइल होती है। इस प्रकार डीएनए एक हेलिकल मॉडल में
या एक सीढ़ीनुमा मॉडल में उपस्थित होता है। और ये मॉडल सबसे अधिक इसलिए मान्य है कि हमारे विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को समझाने में डीएनए का ये स्टैंड संपूर्ण तरह से सही साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन संश्लेषण हो, सेल्फ डुप्लीकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, उन सभी मॉडल के अंदर डीएनए का ये मॉडल पूर्ण रूप से सही साबित हुआ है। अतः ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स के रूप में हमारी क्रोमोसोम्स के अंदर उपस्थित रहता है। थैंक यू।